हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डीसी मशीन के बारे में। डीसी मशीन में कौन सा पार्ट यूज किया गया है और किस पार्ट का कौन सा काम है, इसके बारे में आज हम डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के आखिर तक देखते रहेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और इस तरह का नए नए वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे पास एक डीसी मशीन है। डीसी मशीन इसीलिए बोल रहा हूँ कि दोस्तों आप एक डीसी मशीन को डीसी जनरेटर की तरह भी वर्क कर सकते हो और डीसी मोटर की तरह भी यूज कर सकते हो। ओके, तो इसलिए मैं इसको डीसी मशीन बोल रहा हूँ। और दोस्तों, डीसी मोटर एंड जनरेटर दोनों का कंस्ट्रक्शन सेम ही होता है। दोस्तों, जो कि हमारा डीसी जनरेटर होता है वो क्या करता है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी कि अगर हम उसको घुमाते हैं तो वो क्या करता है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देता है। लेकिन जो कि मोटर होता है वो क्या करता है कि हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके देता है। यानी कि जब भी हम उसको पावर सप्लाई इनपुट देंगे तब तो वो क्या करेगा, हमें मैकेनिकल पावर वो हमें आउटपुट देगा। ठीक है, तो ये मैं एक डीसी मोटर यहाँ पर ओपन कर चुका हूँ। एक डीसी मोटर है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि मोटर जनरेटर दोनों का कंस्ट्रक्शन में सेम होता है। तो दोस्तों, ये जो मोटर ये यहाँ पर 2 पोल का मोटर है, क्योंकि दोस्तों ये हाई स्पीड डीसी मोटर है, इसलिए यहाँ पर 2 पोल का इस्तेमाल किया गया है। और बेसिकली 2 पोल से मोटर का स्टार्ट होता है। 2, 4, 6, 8 इस तरह से बढ़ता जाता है, ठीक है। और पोल जितना कम रहेगा मोटर का स्पीड उतना ही ज़्यादा रहेगा। ये जो मोटर है ये 6000 आरपीएम का मोटर है, इसलिए यहाँ पर 2 पोल का इस्तेमाल किया गया है। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके नेम प्लेट से। ये इसका नेम प्लेट जहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि कितने वोल्टेज का है, कितने करंट यहाँ पर लोड लेता है, कितना आरपीएम का है। ओके, तो यहाँ पर ये लिख रहा है, देखिए 220 वोल्ट का है और 6000 आरपीएम का है, ठीक है। और ये आपका डीसी मोटर है, ठीक है। बस इसमें इतना ही लिखा हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है। और चलिए अब हम पार्ट्स के ऊपर चलते हैं, देखते हैं। दोस्तों, ये जो आउट का जो पार्ट आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है, ये जो आउट का जो पार्ट यहाँ पर आप देख रहे हो ग्रीन कलर का, इससे हम बोलते हैं फ्रेम, ठीक है। इसे हम बोलते हैं फ्रेम और इसे हम बोलते हैं योक भी बोलते हैं। योक यानी कि YOKE, इसे हम बोलते हैं योक, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, ये होता है आपका फील्ड वाइंडिंग। ये जो आप 2 देख रहे हो ये होता है आपका फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। इसके अंदर जितना पोल होगा उतना यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग होता है। और हम इसको और भी बोलते हैं मेन वाइंडिंग। ओके, तो ये जो मेन वाइंडिंग होता है इसका काम क्या होता है, ये यहाँ पर एक फ्लक्स जनरेट करता है, जिसके वजह से क्या होगी, मोटर यहाँ पर घूमने लगता है। तो ये जो मेन वाइंडिंग है, जो कि फील्ड वाइंडिंग है, ये किसके ऊपर होता है, ये आपका जो फील्ड जो पोल होता है इसके ऊपर होता है, जो कि आपका मेन पोल होता है। मेन पोल जो कहलाता है ये मेन पोल के ऊपर होता है। मैं आपको थोड़ा ड्राइंग करके बता देता हूँ। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर डिटेल्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप ज़रा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, मोटर जो होता है इसके अंदर क्या होता है कि जो मेन पोल होता है, तो मेन पोल के ऊपर ये होता है आपका फील्ड वाइंडिंग और इसे हम बोलते हैं मेन वाइंडिंग, जो कि आपका पोल के ऊपर होता है, मेन पोल के ऊपर होता है। ये होता है आपका फील्ड वाइंडिंग, जो कि मेन पोल के ऊपर किया जाता है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो जो वाइंडिंग है, ठीक है, उसके नीचे ये जो सेक्शन है इसे हम बोलते हैं पोल शो, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, पोल शो। इसका काम क्या होता है, देखिए होता है, एक काम क्या होता है कि ये पोल जो वाइंडिंग होता है मेन वाइंडिंग, इसको सपोर्ट देता है, नहीं तो ये जो वाइंडिंग के नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए ये जो पोल शो है ये थोड़ा बड़ा है, मेन पोल से थोड़ा बड़ा है, ताकि हम जब भी वाइंडिंग करें तो वाइंडिंग जो है इसके अंदर फंस के रह जाए, ये बाहर ना निकले। इसी की वजह से पोल शो को बड़ा किया जाता है। और एक बात दोस्तों देखिए, जो कि पोल शो होता है इसे कुछ राउंड शेप में, एक हाफ सर्कल के शेप में इसे बनाया जाता है। ये किस लिए होता है, देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है कि एक रोटर होता है, ठीक है, जो कि आपका रोटेट करता है, और आर्मेचर होता है, ठीक है। ये भी आपका क्या होता है कि सर्कल शेप में होता है, यानी कि गोलाकार में होता है। ओके, तो अगर आपका पोल शेप इस हाफ सर्कल ना होकर अगर ये कुछ इस तरह से स्क्वायर शेप में होगा, देखिए अगर ये स्क्वायर शेप में है, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, आपका कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है। कहाँ पर, मेन पोल पर। तो जो फ्लक्स क्रिएट होता है वो नीचे की ओर आता है,
तो अगर हम इसको स्क्वायर शेप में बना देंगे तो यहाँ से यहाँ तक जितना गैप है और यहाँ से यहाँ तक गैप बढ़ जाएगा, यानी कि जितना मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर लिंक हो रहा था, नीचे इसके ऊपर गिर रहा था, यहाँ पर वो कम हो जाएगा। तो उसी के लिए क्या किया जाता है कि पोल शेप को कुछ हाफ सर्कल की तरह बनाया जाता है, जिससे कि क्या हो, रोटर पर समान परिमाण में मैग्नेटिक फ्लक्स का बरसात हो सके। ठीक है दोस्तों, तो ये तो क्या पोल शो। और दोस्तों ये जो मेन पोल होता है ये बनाया जाता है सिलिकॉन स्टील से। वो क्या होता है कि देखिए यहाँ पर कुछ प्लेट इस तरह से बनाया जाता है जिसे लैमिनेट किया जाता है और उनको आपस में जोड़ लिया जाता है। इससे क्या होता है कि आपका एडी करंट लॉस को ये रिड्यूस करता है। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं इसके अंदर का जो पार्ट होता है उसके बारे में। ओके, तो इसके अंदर ये रहता है जो कि यहाँ पर घूमता है, ये जो होता है ये इसके अंदर घूमता है। और आप यहाँ पर देख सकते हो जो भी मोटर है और जो भी जनरेटर है, जो रोटर है और जो पोल्स हो, इसके अंदर 1 mm या फिर 1.5 mm का गैप रहता है। ये गैप किस लिए, ये एयर गैप रहता है। ठीक है, इसके अंदर एयर थोड़ा सा फ्लो हो सके इसलिए यहाँ पर एयर गैप रहता है। ओके, तो अभी हम देखते हैं हमारा आर्मेचर में क्या क्या लगा हुआ है और इसका क्या काम है। ठीक है, तो दोस्तों ये है हमारा आर्मेचर जिसे मैंने मोटर के अंदर से निकाल लिया है। तो ये कुछ इस तरह से घूमता है। तो ये जो होता है बीच वाला, इसे हम बोलते हैं शाफ्ट। ठीक है, इससे हम क्या बोलते हैं, शाफ्ट। और इसके दोनों साइड में 2 बेयरिंग लगा होता है। ये देख सकते हो यहाँ पर एक बेयरिंग लगा है और एक बेयरिंग जो कि इसके अंदर रह गया है। तो इसके दोनों साइड में 2 बेयरिंग लगा होता है और इसे हम कहते हैं शाफ्ट कहते हैं। और दोस्तों ये जो देख रहे हो आप यहाँ पर, ये होता है आर्मेचर वाइंडिंग। इसके अंदर का जो वाइंडिंग था इसे हम बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग। लेकिन यहाँ पर ये जो वाइंडिंग है इसे हम बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग, जो कि आर्मेचर पर किया जाता है। ठीक है, ये जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग जिसके अंदर किया गया है, ये देखिए ये जो नाला जैसे आपको दिख रहा है इसे हम बोलते हैं स्लॉट्स। ओके, ये जो नाला जैसा आपको दिख रहा है इसे हम बोलते हैं स्लॉट, जिसके अंदर हम वाइंडिंग को घुसाते हैं। देखिए ये जो वाइंडिंग है ये यहाँ से निकल कर के इसके सीधे में, उसके अपोजिट में जो स्लॉट होगा उस पर ये घुसेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ स्लॉट्स बहुत सारे होते हैं जहाँ पर वाइंडिंग रखा जाता है। और दोस्तों ये जो सेक्शन आप देख रहे हो, ये जो सेक्शन है पोल्सों के ऊपर ये वाला, इसे हम बोलते हैं टिथ। ठीक है, इसे हम बोलते हैं पोल टिथ। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर बोलते थे पोल्सो, वैसे हम इसको यहाँ पर बोलते हैं टिथ। ठीक है, और इसे मैंने आपको बताया ये होता है आपका आर्मेचर वाइंडिंग, जो कि आर्मेचर पर एक फ्लक्स भी जनरेट करता है। दोस्तों डीसी मोटर में क्या होता है कि आपको फील्ड को भी सप्लाई देना होता है और आर्मेचर को भी सप्लाई देना होता है, तभी जाके आपका जो मोटर है घूम सकता है। लेकिन दोस्तों एसी मोटर में ऐसा कुछ नहीं होता है। एसी मोटर में आप सिर्फ मेन फील्ड को, मेन वाइंडिंग को आप जो कि उसका स्टार्टर में जो वाइंडिंग होता है उससे आप सप्लाई दे दीजिए। आर्मेचर में जो रोटर होता है उस वहाँ पर आपको कोई भी वाइंडिंग की ज़रूरत नहीं होता है, वो एसी मोटर में होता है। देखिए, और ये होता है वाइंडिंग। वाइंडिंग के बाद यहाँ पर होता है कि जो कि आपका कटन होता है, इसको हम यहाँ पर लपेट लेते हैं और इसके ऊपर बानी दे देते हैं ताकि जो वाइंडिंग है ना खुले। उसके बाद हम आते हैं इसके ऊपर। देखिए यहाँ पर तो करंट जनरेट हो गया। अगर मान लीजिए ये एक जनरेटर या फिर एक मोटर है, ठीक है, तो मोटर है तो हमें यहाँ पर सप्लाई देना होता है। सप्लाई देंगे अगर, तो अगर हम यहाँ पर वायर को कनेक्ट करेंगे तो ये घूमता रहता है, तो वायर जो है कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हर एक वाइंडिंग में हमें सप्लाई देना है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया, एक कम्यूटेटर लगाया हुआ है। यहाँ पर हम स्लिप रिंग भी लगा सकते हैं इसको सप्लाई देने के लिए, लेकिन हम यहाँ पर कम्यूटेटर क्यों लगा रहे हैं मैं आपको आगे बताऊँगा। देखिए ये जो इसे हम बोलते हैं कम्यूटेटर। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कम्यूटेटर। इसका और भी एक नाम होता है जिसे हम बोलते हैं मैकेनिकल रेक्टिफायर। आपको रेक्टिफायर के बारे में पता ही होगा, जो क्या करता है, आपको एसी से डीसी को कन्वर्ट करके देता है। ये जो कम्यूटेटर है इसका भी वही काम होता है। ये क्या करता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करके देता है। दोस्तों यहाँ पर आपको प्योर डीसी नहीं मिलता, जैसे कि आपको रेक्टिफायर से प्योर डीसी मिलता है, यहाँ पर भी आपको प्योर डीसी नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं कम्यूटेटर। और एक होता है इसका नाम मैकेनिकल रेक्टिफायर।
ठीक है। और ये जो कॉपर आप यहाँ पर देख रहे हो छोटा सा पीस, इसे हम बोलते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट, ठीक है। और जो भी यहाँ पर वाइंडिंग किया जाता है, जितना भी वाइंडिंग है उन सब का जो कनेक्शन है, जो कि स्टार्टिंग और एंडिंग है, यहाँ पर सोल्डरिंग करके लगाया जाता है। अगर एक कॉइल का स्टार्टिंग पॉइंट को हम यहाँ पर लगाते हैं तो दूसरा उसका जो एंडिंग पॉइंट है इसके ठीक ऑपोजिट में जो कम्यूटेटर सेगमेंट होगा वहाँ पर उसे कनेक्शन करना होता है, ठीक है। और दोस्तों कम्यूटेटर का काम जो मोटर में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब कम्यूटेटर होता है तो यहाँ पर एक दो ब्रश लगा होता है, ठीक है, जो कि कम्यूटेटर के साथ कनेक्ट रहता है। ओके, तो अगर हम कम्यूटेटर को डायरेक्ट डीसी दे देंगे तो मोटर जो है थोड़ा सा बस इतना सा ही घूमेगा फिर रुक जाएगा। देखिए अगर हम इसको डीसी देते हैं तो बस थोड़ा सा हिलेगा फिर ये रुक जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सेम पोल हो जाएगा जिसकी वजह से यहाँ पर लॉकिंग हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पर कम्यूटेटर का यूज करते हैं तो क्या होता है कि देखिए अगर हम यहाँ पर सप्लाई को भेजते हैं, एक सेगमेंट अगर हम सप्लाई पे भेजते हैं तो वो क्या होता है कि एक वाइंडिंग में जाता है, तो जैसे ये थोड़ा सा मूव हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि फ़ौरन दूसरे सेगमेंट पर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, यानी कि दूसरे वाइंडिंग पर करंट चला जाता है। फिर से ये क्या होता है कि फिर से थोड़ा आगे चला जाता है और फिर से आगे जाने के बाद क्या होता है कि फिर से एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट पर शिफ्ट होता है ब्रश, ठीक है। फिर से क्या होता है कि दूसरा जो वाइंडिंग होता है वो एक्टिवेट होता है, फिर से ये क्या करता है कि मोटर को थोड़ा और झटका देता है। तो इसी तरह जो क्या होता है आपका सेगमेंट शिफ्ट होता रहता है और जो मोटर झटके देते रहते ये घूमने लगता है, ठीक है। तो ये कम्यूटेटर क्या करता है कि यहाँ पर एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को यहाँ पर जनरेट करता है, प्योर एसी नहीं करता है, उसको थोड़ा एसी के जैसा बना देता है करंट को, ताकि यहाँ पर कुछ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जैसा कुछ क्रिएट हो जाए, तभी जाके जो डीसी मोटर होता है ये यहाँ पर घूमता है, ठीक है। तो आर्मेचर के बारे में सब कुछ मैंने बता दिया है। तो अभी हम चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर जो सप्लाई देता है और यहाँ से जो सप्लाई कलेक्ट करता है उससे हम क्या बोलते हैं। देखिए ये होता है इसका एंड कवर, जहाँ पर ये कुछ इस तरह से लगता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर करंट देने के लिए और करंट कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर दो ब्रश लगा होता है। ये जो होता है ये होता है ब्रश होल्डर, जहाँ पर हम दो ब्रश लगाते हैं। दोस्तों ये आपका जो ब्रश होता है ये कार्बन से बना होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कार्बन ब्रश। वो कुछ देखने में इस तरह से होता है। ये जो कार्बन ब्रश होता है ये कार्बन मेटेरियल से बना होता है, ओके, ये कार्बन है। इसका काम क्या होता है कि ये कम्यूटेटर के साथ कनेक्ट होके रहता है, ठीक है। और कम्यूटेटर से अगर ये जनरेटर का काम कर रहा है तो कम्यूटेटर से करंट को कलेक्ट करता है, अगर ये मोटर का काम कर रहा है तो कम्यूटेटर पर सप्लाई भेजता है। तो इसका बस इतना ही काम होता है, ज़्यादा कुछ काम नहीं होता, ठीक है। दोस्तों मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि हम मोटर पर जो ब्रश यूज करते हैं इससे हम कार्बन का क्यों यूज करते हैं, क्यों यहाँ पर हम कॉपर का या फिर कोई एल्यूमिनियम का या फिर आयरन का क्यों यूज नहीं करते, यहाँ पर हम क्यों कार्बन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। तो लगभग हमने सब कुछ यहाँ पर कवर कर लिया है। तो फिर से मैं एक बार आपको थोड़ा बता देता हूँ इन सब का नेम। देखिए ये होता है आपका योक, जो कि इसका होता है फ्रेम, ये होता है आपका मेन फील्ड, ओके, और मेन वाइंडिंग, और ये होता है मेन वाइंडिंग मेन पोल के ऊपर, और ये होता है आपका पोल शो, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं आर्मेचर के ऊपर, ये होता है आपका आर्मेचर, और ये इसे हम कहते हैं शाफ्ट, ठीक है, और इसे हम बोलते हैं आर्मेचर टिथ, इसे हम बोलते हैं आर्मेचर स्लट्स। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि यहाँ पर ये कुछ प्लास्टिक का कुछ लगा हुआ है, जो कि मैंने आपको एक निकाल के कुछ दिखाया था, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये प्लास्टिक का लगा होता है। ये क्यों लगा होता है, क्योंकि ये जो वाइंडिंग होता है ये यहाँ से ना निकल जाए, तो इसलिए कंपनी क्या करता है कि जब भी इसको वाइंडिंग करते हैं तो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा प्लास्टिक का लगा देते हैं, ठीक है। ये जो प्लास्टिक होता है इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होता, ठीक है। तो आर्मेचर का भी ये होता है शाफ्ट, ये होता है आर्मेचर वाइंडिंग, ये होता है आपका कम्यूटेटर, ये होता है आपका बेयरिंग, ठीक है। और उसके बाद ये होता है आपका एंड कवर, जो कि दोनों एंड में लगा होता है। ये होता है आपका ब्रश होल्डर, और यहाँ पर आपका बेयरिंग लगता है। और उसके बाद हम आते हैं, ये होता है आपका कार्बन ब्रश। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी आपको डाउट रहता है किसी भी पार्ट्स के ऊपर तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पर आपको सलूशन बता दूंगा, या फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको
उसका सलूशन बता दूंगा। या फिर अगर आप किसी के ऊपर वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना दोस्तों। और इस तरह का नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नए ज्ञान के साथ।